डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के डिमांड पर कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन पर वीडियो बनाएं। तो आज हम मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है उस पर वीडियो लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि जो दूर दराज ऐसे क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं जो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान हो, उनको एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और इसलिए हम एक एक करके अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो गरीब छात्र हैं वो भी शिक्षा से वंचित न हो सकें। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यानी मनुष्य में होने वाली निषेचन की प्रक्रिया के बारे में। मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो निषेचन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जनन अंगों से बने हुए स्पर्म और ओवम जो हैप्लॉइड होते हैं अर्थात अगुणित होते हैं, उनका प्रोन्यूक्लियस यानी मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होना, आपस में डिफ्यूजन होना, आपस में फ्यूजन होना, संयुग्मन होना यानी मिलना ही निषेचन कहलाता है। और इस निषेचन के उपरांत जो स्ट्रक्चर, जो संरचना का फॉर्मेशन होता है उसको हम जाइगोट या युग्मज कहते हैं। जो डिप्लॉइड होता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। निषेचन की प्रक्रिया जो है मादा के अंडवाहिनी के स्थमस और एम्पुला के जंक्शन में होती है। यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि कुछ शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ अंडाणु, ठीक है। तो ये तो प्रक्रिया अभी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले कहाँ पे निषेचन होता है इस फिगर के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगा। ये मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो पीछे हमने बताया था, उसको उस वीडियो को आप देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जा करके देख सकते हैं। पीछे जो वीडियो है, यहाँ पे ओवरी होती है, अंडाशय लिगामेंट से लगी होती है। यहाँ भी एक ओवरी होती है यानी एक जोड़ी ओवरी जो है वो पाई जाती है। ये फिम्बरी है, फिम्बरी झालरनुमा संरचना होती है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एम्पुला, एम्पुला और यहाँ पे स्थमस जो नलिकाकार संरचना है, स्थमस की होती है। ये स्थमस है। और ये फैलोपियन ट्यूब पूरा जो है ना वो आपका ओविडक्ट इसको बोलते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। फिर इसके बीच में हमने यूट्रस को दिखाया था। इस तरह से यूट्रस का ये फंडस होता है, फंडस, और यूट्रस आगे जा करके सर्विक्स, सर्विकल कैनाल और फिर ये वेजाइना में कन्वर्ट होता है, तो इसको वेजाइना बोलते हैं। ये सर्विकल कैनाल, ठीक, ये आपका यूट्रस है। तो हमको फर्टिलाइजेशन के बारे में समझना है, निषेचन क्या होता है। तो कह रहा है कि अंडोत्सर्ग के दौरान जब ओव्यूलेशन होता है मादा के अंदर, मेनेस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, पीछे आप मेनेस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको 14वें दिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। यानी अंडोत्सर्ग के दौरान दोनों अंडाशयों से किसी एक अंडाशय से अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है,
एक अंडाशय से अगर फर्स्ट बार जो है अंडोत्सर्ग हुआ तो फिर दूसरे बार जो है दूसरे अंडाशय से अंडोत्सर्ग होगा। तो 14वें दिन जब अंडोत्सर्ग होता है और उस दौरान ग्राफियन फॉलिकल्स जो बनती है, उस ग्राफियन फॉलिकल्स के रैप्चर होने से, ग्राफियन फॉलिकल्स यानी परिपक्व पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल्स के रैप्चर होने से, परिपक्व पुटिका के रैप्चर होने से क्या निकलता है, तो सेकेंडरी oocyte निकलता है। ये सेकेंडरी oocyte जो आपका निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। और वह सेकेंडरी oocyte कहाँ जाता है, इस सेकेंडरी oocyte को ये ओवरी से जब रिलीज हो रहा है तो फिम्बरी इसको एक्सेप्ट कर ले रही है और ये चला गया आपका ओविडक्ट के अंदर, यानी इनफंडिबुलम में जाता है। और फिर इनफंडिबुलम में जाता है तो इसके साथ साथ कह रहा है कि यह इसके साथ साथ जब इनफंडिबुलम में ये जाता है तो इसके साथ साथ प्राथमिक जो ध्रुव कोशिका होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, वो भी इसके साथ साथ अंदर जाती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो यह ओवम है, इसके चारों तरफ 2 लेयर्स पाई जाती है। एक तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जोना, ये कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और इसके अंदर की तरफ एक लेयर होती है यहाँ पे जिसको जोना पेलिसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना पेलिसिडा। तो ये 2 आवरण से घिरी होती है। कोरोना रेडिएटा जो बाहर की तरफ होती है, ये वाली रेड कलर में हमने दिखाया है, और जो अंदर की तरफ होती है ये जो है आपकी जोना पेलिसिडा की लेयर होती है। अब ये कह रहा है कि ये तो फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम या एम्पुला भाग में पहुंच गई। अब इधर कॉपुलेशन जब मैथुन क्रिया होता है तो नर के द्वारा जो शिश्न का परित्याग, नर के द्वारा जो स्पर्म का परित्याग होता है, यह वेजाइना के थ्रू जो है ये आपका जाता है और ऊपर की तरफ यह फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। स्खलन के बाद, एक स्खलन के बाद कह रहा है कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है वो स्खलित होते हैं, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया सिर्फ एक शुक्राणु और एक अंडाणु के द्वारा होती है। 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं में कुछ शुक्राणु, कुछ स्पर्म जो है सामर्थ्यधारी शुक्राणु जो होते हैं, यानी कैपेसिटेशन जो स्पर्म होते हैं, वही फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करके पहुंचते हैं और वो निषेचन योग्य, वो प्राथमिक अवस्था में निषेचन योग्य नहीं होते हैं। वो प्राथमिक अवस्था में निषेचन योग्य नहीं होते हैं, बल्कि इनको निषेचन योग्य बनने में 7 घंटे का समय लगता है। ड्यूरिंग 7 आवर्स ये निषेचन योग्य बनते हैं, और जब निषेचन योग्य बनते हैं तब जाकर के जो है इनको हम कहते हैं सामर्थ्यधारी शुक्राणु। ठीक है, तो 100 की संख्या में सामर्थ्यधारी शुक्राणु जो है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो शुक्राणु का जो हेड रीजन बताए थे पिछले वीडियो में, हेड में एक्रोसोम की संरचना होती है जिसका निर्माण गाल्गी बॉडी से होता है। एक्रोसोम क्या करता है कि एक एक्रोसिन नामक एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम होती है, उसका सिक्रेशन करता है, और वह ओवम की जो दीवार होती है, जो जोना रेडिएटा है, जोना पेलिसिडा है, ये जोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, इसको नष्ट कर देती है, गला देती है। तो कह रहा है कि जो सामर्थ्यधारी शुक्राणु होते हैं, ठीक है, वो पहुंचते हैं। वैसे तो तमाम सैकड़ों की संख्या में सामर्थ्यधारी शुक्राणु जो है इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं अंडवाहिनी के अंदर, यानी इस्थमस और एम्पुला, जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो इस्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन होता है, एम्पुला का जंक्शन वहीं पे होता है जो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। ठीक है, तो जंक्शन पे या निषेचन की प्रक्रिया होती है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही तमाम सैकड़ों शुक्राणु इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक शुक्राणु का जो एक्रोसोम है जैसे ही संपर्क में आता है, इस आउटर लेयरिंग के संपर्क में आता है, तो एक शुक्राणु का एक्रोसीन जो है इसके लेयरिंग को समाप्त कर देता है, यानी इसको गला देता है। अब जब गला देता है तो यह अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये शुक्राणु जो है इसमें अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। और जब अंदर प्रवेश कर जाएगा तो फिर इस ओवम के चारों तरफ कुछ अच्छा, प्रवेश करने के पहले एक चीज और आपको बता दें कि शुक्राणु के एक्रोसोम के चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, कुछ प्रोटीन होती हैं, वो हट जाती हैं, ठीक है। वो वहाँ से डिस्ट्रॉय होती हैं, हटती हैं, फिर इससे एक्रोसिन नामक एंजाइम निकलता है और इसकी दीवार को भेद देता है और यह शुक्राणु अंदर हो जाता है। जब अंदर हो जाता है तो कह रहा है कि इसके बाद इस ओवम से निकले हुए कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, कुछ स्रावी पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया करके और इसको अन्य शुक्राणुओं के लिए अभेद्य बना देते हैं। यानी एक शुक्राणु जब अंदर प्रवेश कर गया तो दूसरे शुक्राणु अंदर नहीं जा सकते हैं, दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है, इसके लिए इस दीवार को अभेद्य बना दिया जाता है जो भेद्य थी। अब अंदर जब जाता है यह जो मेल आपका जो स्पर्म है, जब अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद इसमें परिवर्तन होते हैं और यह परिवर्तन कर करके और तैयार होता है निषेचन के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम बोलेंगे जो अंदर गया है उसको प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, यह परिवर्तित होकर के और यह बन जाता है मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। इधर जैसे ही ओवम यह अंडाणु जो है इस स्पर्म के संपर्क में आता है तो यह भी एक्टिव हो जाता है, यह भी सक्रिय हो जाता है और यह द्वितीयक परिपक्वन करता है। क्या हमने बोला? द्वितीयक परिपक्वन करता है और उस द्वितीयक परिपक्वन में जो सेकेंडरी मैच्योरेशन होता है उसमें यह अंडाणु जो है डिवाइड हो जाता है, एक छोटी सी सेकेंड पोलर बॉडी और एक बड़ा सा ओवम, ये बड़ा सा ओवम में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये ओवम में डिवाइड हो जाता है। अब यह ओवम जो है वो फिर डेवलपमेंट करके और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, क्या बोलते हैं इसको? फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है ना। यानी फीमेल प्रोन्यूक्लियस में डिवाइड होता है या फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनाता है। तो इधर आपने देखा कि मेल प्रोन्यूक्लियस भी बन गया है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस इसके अंदर बन गया है। अब दोनों तैयार हैं निषेचन के लिए, फ्यूजन के लिए। साथ ही साथ मादा का जो ओवम होता है, ये ओवम आपका ये इसके जो गुणसूत्र, आपको मालूम है कि मादा में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो इसके ओवम के अंदर वो 22 प्लस ये आपका 22X होती है, ठीक है। यानी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस हैप्लॉइड कंडीशन है इसकी। तो ये एक रेखा पर आकर के ये जो गुणसूत्र होते हैं वो सज जाते हैं, ये गुणसूत्र आकर के सज जाते हैं, एक रेखा पे सज जाते हैं और फिर प्रोन मेल न्यूक्लियस यानी नर पुरुष शुक्राणु और मादा पुरुष शुक्राणु दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, दोनों का निषेचन होता है, संयुग्मन होता है और वो आपका प्लेस होता है ये एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन, ठीक है ना। एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन होता है, वहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इस जाइगोट में डिवीजन होता है, फिर ये आगे बढ़ता है, डिवाइड होता है, यानी माइटोटिकली डिवाइड होता है, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद आ करके या यूट्रस के अंदर यहाँ पे यह ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आकर के इम्प्लांटेशन इसका हो जाता है। फिर 9 मंथ तक एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद
प्रसव पीड़ा के दौरान एक शिशु का पैदाइश होता है या उत्पन्न होता है। तो फर्टिलाइजेशन की ये प्रक्रिया होती है, निषेचन की ये प्रक्रिया होती है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तैयार भी करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें कि मेल और फीमेल के मतलब लिंग का निर्धारण जो है, नर और मादा के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। जेनेटिकली, आनुवांशिकी रूप से नर और मादा का जिस दिन फ्यूजन हुआ उसी दिन जो है निषेचन आपका हो जाता है, और उसी दिन ये निर्धारण भी हो जाता है कि आने वाली संतान नर होगी कि मादा होगी। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना था कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो करके और जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है तो यह 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य होता है। अगर 24 घंटे के अंदर निषेचन हुआ तब तो निषेचन होगा, अन्यथा यह सेकेंडरी oocyte जो है नष्ट हो करके और फिर यह आपका वेजाइना के थ्रू मूत्र के रास्ते जो है बाहर निकल जाता है। तो ड्यूरिंग 24 आवर्स निषेचन कंपलसरी होता है। अगर ड्यूरिंग 24 आवर्स में यानी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई तो वह ओवम बेकार हो जाता है और स्पर्म भी बेकार हो जाते हैं। तो इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन के समय ही कह रहा है कि नर और मादा के लिंगों का निर्धारण जेनेटिकली हो जाता है। अर्थात आपको मालूम है कि नर और मादा में, देखिए, नर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, नर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसमें कह रहा है कि XY जो मेल होता है, मेल के जो गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं, और ये 100% होते हैं, XY होते हैं, जिसमें कि 50% X होता है और 50% Y होता है, Y गुणसूत्र, ठीक है। और अगर यहीं फीमेल में आप देखेंगे मादा के अंदर तो कह रहा है कि XX होते हैं और ये 100% होते हैं, ठीक है। तो नर का X गुणसूत्र अगर मादा के Y गुणसूत्र से निषेचित होता है तो संतान पुत्री होगी, और नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से निषेचित होता है तो ये संतान जो है आपका पुत्र होगा। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार यह है कि नर लिंग का निर्धारण जो है केवल पुरुष का Y गुणसूत्र ही करता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर के निर्धारण के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आज निषेचन के बारे में आपको एक डिटेल जानकारी दिए। इसको आप जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ आपको सूचना मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन मिले, इस चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।